देखा था, कौन सा? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में क्या कहानी थी? पेरेंट चेन में चेंजेस आने चाहिए, मतलब चेन में चेंज होना चाहिए, है ना? हाँ, तो नॉर्मल एल्केन के लिए अगर हम बात करें तो कितने कार्बन चाहिए चेन आइसोमर शो करने के लिए? 4। एल्कीन के लिए 4 और एल्काइन के लिए 5। अगर पोजिशनल आइसोमर्स की बात करें तो क्या कहानी थी पोजिशनल आइसोमर्स की? पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए। तो पोजीशन में डिफरेंस मतलब किस किस की पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, कोई आपका मिथाइल ग्रुप अगर कहीं लटका हुआ है, मतलब प्रीफिक्स की जिनकी बात की जाती है, अगर उनकी पोजीशन में चेंजेस आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एल्केन को कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए? 6। एल्केन को 4 और एल्काइन को भी 4। तो ये कहानी समझ में आई। अब अपनी आज की कहानी है फंक्शनल आइसोमर्स। आज थोड़ा सा तुम्हें पेन कॉपी चलाना पड़ेगा, रफ में क्वेश्चंस इसके रिलेटेड करने पड़ेंगे ना। फाइनल नोट जो है वो मैं आज ग्रुप पे सेंड करूंगी अप टू फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब क्या होगा? आइसोमर्स की कहानी वही रहेगी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन फंक्शनल आइसोमर्स। अगर फंक्शनल आइसोमर्स मतलब उनके फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस आना चाहिए। फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब क्या है? ऐसे आइसोमर्स जो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो आप ऐसा नहीं रेंडमली कि अल्कोहल साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर्स है, ऐसा नहीं होगा। फिर से वही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो अगर आप साइनाइड बोल रहे हो, अल्कोहल बोल रहे हो, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपस में क्या हो गए? आइसोमर्स हो गए। हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं करवाना है, वही चीज आपको सोचना पड़ेगा। जैसे साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड की मैं बात करूं, किसकी बात करें हम? CH3 C डबल बॉन्ड N, साइनाइड हो गया ये। अगर मैं इसी को N ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे करके लिखती हूँ तो ये तो था साइनाइड, ये हमारा आइसोसाइनाइड। ये आपस में क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम है ना? यहाँ पे भी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सब सेम है ना? तो ये अब आपस में क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। साइनाइड आइसोसाइनाइड, ये क्या कहलाएगा आपका? फंक्शनल आइसोमर। अगर आपने एसिड देखा है, देखा ना एसिड और एस्टर आपस में क्या कहलाए जा सकते हैं? जैसे कि अगर आपके पास में CH3C डबल बॉन्ड OOH एसिड लिख दिया, फिर अगर एस्टर लिखा, तो एस्टर के लिए आपको याद होना चाहिए कि क्या हम एस्टर को ऐसे लिखते हैं? देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? दोनों में सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है। तो एसिड और एस्टर आपस में क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है ना? फिर हम और किसे बोल सकते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, इन्हें भी हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में कंसीडर करते हैं। एमीन है ना? अगर 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है तो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमाइड की बात करते हो, किसकी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमाइड, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। समझ में आई बात? अगर नाइट्रो मतलब RNO2, नाइट्रो और नाइट्राइटो RONO हो सकता है ऐसा? ये भी क्या है? RNO2 RONO, तो ये हो गया आपका नाइट्रो ग्रुप और ये हो गया आपका नाइट्राइटो, तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो फंक्शनल आइसोमर्स की कहानी समझ में आई कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट तो है, लेकिन आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। नहीं तो आप अल्कोहल और साइनाइड को बोल दो कि आपस में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। तो फिर अभी जैसे अल्कोहल की बात आई, तो अल्कोहल किसके साथ में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? अल्कोहल ईथर के साथ में
फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेगा। अगर आपने थायो अल्कोहल सुना है क्या? थायो अल्कोहल, अल्कोहल के लिए हम लिखते हैं ROH। जब भी आपका S आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? थायो अल्कोहल। जैसे ईथर, ईथर के लिए हम क्या लिखते हैं? ROR। ये क्या होगा? ईथर है। अगर मैं RSR लिख दूं तो ये मेरा हो जाता है थायो ईथर। तो थायो अल्कोहल और थायो ईथर भी आपके ये आपस में क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। ये आपस में क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स। कहानी समझ में आई? पक्का समझ में? अब देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि लिख के दे दिए बताओ कि इन दोनों में क्या रिश्ता है। यहाँ पे भांति भांति के क्वेश्चन आएंगे। आपको दे देगा कोई जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला और उससे आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आइसोमर्स बनेंगे पहली बात और कितने बनेंगे। जैसे आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी कि अगर सपोज कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका एल्केन का, बताओ क्या होता है? अरे एल्केन के लिए क्या होता है? CnH2n+2। तो एल्केन अगर कोई ऐसा फार्मूला आया जो इसमें फिट बैठ रहा है, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसमें फिट बैठ रहा है? आपका एल्केन के। तो आप क्या बनाओगे? एल्केन बनाओगे। अब एल्केन में जैसे कि आपका आइसो एल्केन की बात करी थी, नियो एल्केन की बात करी तो ब्यूटेन आया, सपोज आपके पास में ब्यूटेन आ गया, C4 के साथ क्या आएगा? H10 आएगा। तो C4H10 किसके साथ में फिट बैठ रहा है? एल्केन के साथ में। तो आप क्या बना दोगे? एक तो ब्यूटेन बनाओगे और एक आइसोब्यूटेन बनाओगे। अगर आपके पास में C4H6 आ गया, क्या आ गया? C4H6। और पूछा भाई C4H6 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? तो सबसे पहली बात तो ये कि आइसोमर्स तो छोड़ो, बनाना क्या है ये तो पता चलना चाहिए ना। C4H6 किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है? ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका हो सकता है? अल्काइन का हो सकता है ना। एडमिट कोई है शायद, एल्काइन। तो क्या एल्काइन ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता? एल्काइन का मतलब क्या है? अब इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एल्काइन मतलब क्या? आपने एल्काइन बोला तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मैं बोल सकती हूँ, या आपका ये कुछ ऐसा एल्काइन। तो आप देखो जरा कि मेरे पास में एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? एक, अगर एक ही बॉन्ड है तो ट्रिपल, तो DU कितनी हो गई इसकी? पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू DU, फॉर्मूला बताया था। अगर रिंग नहीं है तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास में पाई बॉन्ड कितने हैं? अच्छा कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं? कोई है ऐसा प्राणी? अरे हाँ है ना, बोलो भाई। कोई है क्या ऐसा? अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई, मतलब सिग्मा बॉन्ड एक ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो आपको हाइड्रोजन खिलाने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल बॉन्डेड है। हम हाइड्रोजन कब खिलाते हैं? अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास में कितने हाइड्रोजन खिलाने पड़ेंगे? वही अपनी DU होती कल बताया था। तो कितने हाइड्रोजन मुझे खिलाने पड़ेंगे इसको? 4, मतलब 2 मॉलिक्यूल या 4 हाइड्रोजन। तो DU कितनी हो गई मेरे पास? इसकी DU 2 हो गई। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाता है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 है, ये आपका एल्काइन वाला फॉर्मूले में फिट बैठता है, तो आप सिर्फ एल्काइन ही नहीं बनाओगे, क्या क्या बना सकते हो आप एल्काइन के साथ में? एल्काइन तो पॉसिबल है, लेकिन इसके साथ में आपका डाइन भी पॉसिबल हो सकता है। डाइन का मतलब क्या? डायन नहीं है ना, डाइन बोला है ना, तो डाइन भी पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है? डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड। अब वो 2 डबल बॉन्ड कैसे? या तो कंटिन्यूअसली भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। अभी अपन C4H6 के सारे बनाएंगे। और क्या हो सकता है? मुझे DU 2 चाहिए। अगर मैं एक रिंग और एक पाई बॉन्ड लेके आ जाऊं तब भी DU 2 हो जाएगी ना? अरे होगी कि नहीं होगी? अगर एक रिंग और एक पाई बॉन्ड लेके आ जाऊं तब भी DU 2 हो जाएगी ना। तो मेरा यहाँ से और क्या पॉसिबल है? साइक्लोएल्कीन भी पॉसिबल हो सकता है। बनेगा नहीं बनेगा बात की बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? आपको पॉसिबल, आप नहीं तो क्या करोगे? रैंडमली कुछ भी बनाने लग जाओगे, और फिर हम किस गली जा रहे हैं ठिकाना ही नहीं, बस भटक करो इधर। आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि भैया बनाना क्या है। एल्काइन, डाइन,
साइक्लोएल्कीन। और क्या बना सकते हैं? क्या स्पाइरो का नाम सुना है? अरे स्पाइरो कंपाउंड सुने हो? क्या बाईसाइक्लो कंपाउंड सुने हो? तो यहाँ पे मेरे पास में बाईसाइक्लो पॉसिबल है और स्पाइरो भी पॉसिबल हो सकता है जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ रही हो और ये फॉर्मूला कौन सा किसमें फिट बैठ रहा हो? एल्काइन के फॉर्मूले में। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n- है ना? अगर उसमें फिट बैठ रहा है तो अब बताओ C4H6 क्या इसमें फिट बैठ रहा है? एल्काइन के फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है क्या? तो आप जब यहाँ पे C4H6 के पॉसिबल देखोगे आइसोमर्स, तो कितने आइसोमर्स के बारे में सोचोगे? एल्काइन। तो अब एल्काइन भी कितनी बनेगी ये भी सोचना पड़ेगा। क्या? जैसे कार्बन कितने आपके पास में? 4। तो आप 4 कार्बन के केस में इनके पेरेंट्स को हमेशा ऐसे लिखो, है ना? अब सोचो कि आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हो। सोचो कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ, भाई बाद में लिखना, तो सोच पहले कहाँ कहाँ लगा सकते हो ट्रिपल बॉन्ड। अपने को लगाना क्या? एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड। तो कितनी जगह पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो? क्या मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ? तो एक तो मेरे पास में यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ ये आ गया। अच्छा 4 ही कार्बन है, ठीक है। फिर एक हम कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ लगा सकते हैं। डिफरेंट होना चाहिए, नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछना, ठीक है। ये अगर मैं अब यहाँ पे लगाऊं तो इसमें और यहाँ वाले में कोई डिफरेंस होगा क्या? नहीं होगा। तो मेरे पास में इस वाले में ब्यूटेन में मैं एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा सकती हूँ, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा सकती हूँ। तो मेरे पास में यहाँ से कितने आ गए? 2 आ गए। यहाँ पे मेरे पास में ट्रिपल बॉन्ड लगाने की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। अगर आप लगाओगे तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 5। तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास में ब्यूटेन से 2 एल्काइंस आई। इतना समझ में आया? और कोई एल्काइन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं डाइन पे। तो डाइन में भी मेरे पास कितने कार्बन आएंगे? 4 ही कार्बन आएंगे। तो हम डाइन के बारे में सोचेंगे तो फिर से वही काम करना कि आप ऐसे स्प्रेड कर लो कार्बन को और उसके बाद में फिर इसका एक आइसोब्यूटेन मतलब पेरेंट से तो आपको चलना ही है कि ब्यूटेन का पेरेंट कौन आ जाएगा, मतलब C4H6 का पेरेंट कौन आया होगा। अब क्या करो, सोचो कि कहाँ कहाँ आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो। एक डबल बॉन्ड ये लगा सकते हैं, एक डबल बॉन्ड ये लगा सकते हैं, हाँ या ना बोलो। फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकती हूँ, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, एक ही बात है। तो मेरे पास में यहाँ से अब सिर्फ मैं एरो लगा रही हूँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है तो वो एक हो जाएगा। फिर दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनेगा उसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ये हो गया। तो डाइन्स कितनी पॉसिबल आ गई? 3। तो यहाँ से 2 तो ये आ गए, 3 यहाँ से आए। समझ पा रहे हो? अरे आ रहा है ना समझ में? yes. पक्का समझ में आ रहा है? हाँ। अलग अलग अभी क्या है कि ये 2 मैंने बना के बताया, आप भी अलग अलग बना के देख सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए फिर अपने को क्या सोचना होगा? पॉसिबिलिटी देख लो कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। हमें क्या करना है? अच्छा डबल बॉन्ड 2 लगाने पड़ेंगे मुझे। क्यों 2 लगाने पड़ेंगे? क्योंकि मेरे DU 2 है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास में ये देखो जी, एक ऐसे डबल बॉन्ड लगाओगे कंटिन्यूअसली, है ना, और इसमें फिर आप एक ऐसे लगाओगे अलग अलग, एक ये और एक ये, 2 पास पास में लगाओगे तो ये हो गया एक और एक इसका ये हो गया। समझ में? ऐसे अलग सोचना पड़ेगा। फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, तो यहाँ पे मेरे पास में 2 DU पॉसिबल है क्या? देखो जरा, मैंने एक ही डबल बॉन्ड सोचा था, DU1 सोचा था, है क्या ये वाला कंपाउंड पॉसिबल? नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इस वाले में नहीं लगाओगे। हाँ, अगर DU1 होता तो फिर अपन एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। अपने को यहाँ पे डाइन करना है ना, मतलब 2 डबल बॉन्ड लगाना है। तो एक डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली लगा दिया, एक डबल बॉन्ड अलग अलग लगा दिया, यहाँ से कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ से मेरे पास में ये 2 आ गए। क्लियर हुआ? समझा? तो डाइन का काम हो गया। और कोई डाइन पॉसिबल है क्या? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है डाइन्स की। एल्काइन हो गया, डाइन हो गया। अब साइक्लोएल्कीन, कितने कार्बन बनेंगे? 4 कार्बन की एक साइकिल बनेगी। तो सबसे पहले आप वही करो कि क्या बना लो? साइक्लोब्यूटीन। ये बना सकते हो? अरे DU 2 चाहिए भाई, DU क्या चाहिएगा? 2। तो एक तो रिंग एक पाई बॉन्ड, तो साइक्लोब्यूटीन बन गई। अब एक कार्बन छोटा कर दो,
एक डबल बॉन्ड लगा दिया और एक इस तरह से कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। फिर अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दूं तो नाम भी चेंज हो जाएगा, ये हुआ। और क्या कर सकते हैं, CH2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे आ जाएगा ना। अब इसमें और कोई पॉसिबल है क्या, साइक्लोएल्किन में, साइक्लोएल्किन में कोई और पॉसिबल है क्या, सोच लो। अगर आप सोचो कि मैं इधर एक डबल बॉन्ड लगा के फिर ऐसा कर दूं तो सेम ही हो जाएगा, इसकी आप पोजीशन कहीं भी लगाओ सेम ही रहेगा, ये सेम, ये आपको एक ही बन सकता है। अब साइक्लोएल्किन का पार्ट खत्म हो गया, बाईसाइक्लो बना दोगे, एक आपका बाईसाइक्लो, 4 कार्बन है तो, और बीच में से एक रेंडो बन गया बाईसाइक्लो। तो टोटल देखो कितने बन गए, टोटल काउंट करो। अब वो अलग अलग भी पूछ सकते हैं, एल्काइन कितनी बनी, साइक्लोएल्किन कितनी, सॉरी आपका डाइन कितनी बन सकती है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि साइक्लोएल्किन कितनी बनी, एस्पाइरो कितनी बनी, या फिर टोटल कितना बना। तो टोटल कितने हो गए, 5 तो ये, 4 ये, 9। समझा, पक्का समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, और आपके पास बना बना के इसमें देखना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल बना के नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये देख लिया कि C4H6 का DU2 आया है तो क्या करना है, अब इसके अलावा आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये चीज नहीं पता होगी तो फिर और भी कहीं जगह कुछ भी बना सकते हैं ना। ऐसा जैसे कि अपन ने यहाँ पे मैंने स्किप किया कि मुझे एक DU याद रहा तो मैंने इसके और गलत बन गए थे। तो आपको ये ध्यान रखना कि DU को ध्यान में रख के चलता है। DU अगर आपने चेंज कर दी तो आइसोमर्स भी, फिर वो आइसोमर नहीं रहेंगे, कुछ और कहलाएंगे आपस में। समझ में आई बात। तो कहानी ये है कि एक टेबल है, उस टेबल को याद करना है। मैंने इतनी कहानी इसलिए सुनाई है ये बताने के लिए कि आपको जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला DU एंड पॉसिबल कंपाउंड क्या क्या बना सकते हो, अगर ये याद हो जाए तो आपका काम यहाँ से आसान हो जाएगा। इसमें फिर हम टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें स्पेसिफाई हम फंक्शनल आइसोमर्स की नहीं बात कर रहे हैं। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बनेंगे इन सब की कहानी करेंगे, उसमें फंक्शनल आइसोमर्स भी इंक्लूड होगा। चलो मैं बताती हूँ वो छोटी सी टेबल। एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों के तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो रफली, वो तो याद है आपको। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो देखना ऐसी है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर DU, देन पॉसिबल कंपाउंड, ये हमें देखना है। अगर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्केन के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है, जल्दी बोलो। CnH2n प्लस 2 आया तो DU तो आपकी उसमें 1 होगी, है ना। अब एक भी DU नहीं होगी, एल्केन है तो 0। पॉसिबल क्या करोगे, कंपाउंड एल्केन। अब बताओ CnH2n क्या हो सकता है, किसका हो सकता है ये, एल्केन। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया मतलब DU कितनी हो जाएगी, 1। तो क्या क्या पॉसिबल है, एक एल्केन पॉसिबल होगा और एक साइक्लोएल्केन। अरे एक रिंग तब भी तो DU एक हो सकता है, DU 1 है तो DU 1 है तो एक तो डबल बॉन्ड हो सकता है और एक साइकिल वाला पार्ट हो सकता है। तो एल्किन बनाओगे पहले समझ लो, और साइक्लोएल्केन बनाओगे। जब आपके पास में CnH2n जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, DU1 आएगी, तो आप इन दोनों के बारे में सोचोगे, ज्यादा कहीं दिमाग नहीं लगाना। अब एल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो, तो DU आपकी 2 हो जाएगी। तो अभी मैंने क्या क्या बताया था, एक आपका एल्काइन पॉसिबल है, एक आपका डाइन पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है, साइक्लोएल्किन पॉसिबल है, और क्या हो सकता है, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। जैसे कि अभी C4H6 में स्पाइरो पॉसिबल नहीं था तो अपन ने नहीं बनाया, ठीक है। अब अगर
जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है CnH2n+2O, इस तरह से आता है CnH2n+2O। तो सोचो एक ऑक्सीजन कहाँ हो सकता है और C4H2n+2 किससे मिल रहा है? CnH2n+2 किससे मिल रहा है? एल्केन है ना, O। तो ये अल्कोहल हो सकता है और ईथर हो सकता है। DU आपकी क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे आप सोचोगे अल्कोहल के बारे में और ईथर के बारे में। अगर मैं इसी को CnH2n+2S कर दूं, तो मैंने अभी बताया O की जगह अगर S आ जाता है तो क्या? थायो अल्कोहल है ना। DU तो आपका क्या रहेगा? 0। तो थायो अल्कोहल हो सकता है और थायो ईथर हो सकता है। अगर CnH2nO है, सिर्फ CnH2n किसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया? ऊपर से देखो अल्केन, मतलब एक DU आएगा है ना। अब एक ऑक्सीजन वाला कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं? एक ऑक्सीजन वाला और जिसकी DU भी 1 होनी चाहिए। एल्डिहाइड हो सकता है क्या? एल्डिहाइड को हम कैसे लिखते हैं? RC⋯OH। देखो एक आ गया DU, एक डबल बॉन्ड आया तो यहाँ से हमारा क्या हो सकता है? कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड वर्ड आए तो आप इन्हें एक साथ मान के चलोगे, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं और कीटोन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। और कौन हो सकता है? अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो सकता है। क्या हो सकता है? अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड ईथर हो सकते हैं, या फिर आपके साइक्लिक ईथर एंड इपॉक्सी। ये एक यहाँ से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि क्या क्या बनाना है। अब अगर मेरे पास में CnH2nO2 आ गया, दो ऑक्सीजन किस में होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है और एस्टर बनाना है। आई बात समझ में? अरे हाँ या ना बोलो। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री Mn आया तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन सकता है? अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री Mn बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सोचो। क्या कोई DU होगी क्या वहाँ पे? नहीं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कोई DU नहीं होगा तो 0 होगा। तो कितने हाइड्रोजन में कितने आपको नाइट्रोजन के साथ में कितना प्लस करना पड़ेगा? अच्छा मैं एक लिख के देती हूँ। सपोज कि तुम्हारे पास में है CH3CH2NH2, ऐसा कुछ है। तो इसका फॉर्मूला बना के बताओ मुझे जल्दी से। पहले ये रफली नोट कर लो ताकि मैं इधर क्वेश्चन लिखूं। कितना नोट करो ताकि हमारे पास में और फोटो मत खींच, लिखना है। फोटो क्यों खींच रहा है भाई? लिख लिया तुमने पूरा? अभी जब क्वेश्चंस करवाएंगे मतलब वैसे ही आंखें वीक हो रही है। हो जाएगा बता देना। इसको लिखा रहने देते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ cyclic and acyclic structural isomer
of C5H10. लिख लिया टेबल? जल्दी करो जल्दी करो, याद भी करना है। ऑनलाइन वालों दिख रहा है तुम लोगों को? क्लियर? नोट हुआ? अब इस क्वेश्चन को देखें, C5H10 किससे मैच कर रहा है? अल्कीन, मतलब TU आपका क्या है 1। तो आप क्या क्या बनाओगे? एल्कीन। और अगर वो क्वेश्चन में आपको ये नहीं भी देता, अभी मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अपने को क्या बनाना, साइक्लिक एंड एसाइक्लिक। तो साइक्लिक में आपको कौन सी साइक्लिक बनानी है? साइक्लो एल्केन। और एसाइक्लिक में अपने को क्या बनाना है? अल्कीन बनाना है। इतना समझ में आया? अब एल्कीन में जैसा मैंने C4H6 के बारे में सोचना बताया था, वैसे अपन में आते ना, कितने कार्बन है? 5 कार्बन के पेरेंट्स कौन कौन से निकाले थे अपन ने? इनके नॉर्मल स्ट्रक्चर सैचुरेटेड वाले बताओ। नॉर्मल पेंटेन हो सकता है, आइसोपेंटेन हो सकता है, नियोपेंटेन हो सकता है। तो सबसे पहले तो वो लिख लो, है ना। हमारे पास में एक नॉर्मल पेंटेन आता है, एक आइसोपेंटेन आता है और एक नियोपेंटेन आएगा। ये हमारे एसाइक्लिक में आएंगे। अब सोचो कि ड्यू कितनी है? 1। तो मुझे क्या करना है? डबल बॉन्ड लगाना है। अब मैं डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकती हूँ? किस किस पोजीशन पे हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं? और डबल बॉन्ड लगा के मुझे कितने आइसोमर्स प्राप्त होंगे? बोल सकते हो, गलत भी बता दोगे तो पास नहीं लगेगा। क्या 1 पोजीशन पे लगाऊं? एक डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा 1। क्या एक डबल बॉन्ड तो एक ही में नहीं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, है ना। हाँ, ये समझ जाना। फिर एक यहाँ बना सकते हैं ना। 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, तो अलग अलग हो गए ना एल्कीन। 1 एल्कीन, 1 पेंटीन, 2 पेंटीन, 3 पेंटीन। हुए कि नहीं हुए भाई? सोचो जरा। अरे 1 2 3 4 5। आप ऐसे सोचा करो कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो। अगर आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, है ना, चलो ठीक है, आपने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाया, 3 पेंटीन हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5, ये तो आ गया 1 पेंटीन, है ना। दूसरा हमारे पास में ये आया, इसको हमने क्या बोल दिया? 2 पेंटीन बोला। अब सोचो कि मैंने कहा यहाँ लगाओ, तो यहाँ पे अगर जब आप लगाओगे बेटा, तो उसका नाम इधर से, अब किधर बोलोगे आप? इधर से 1 2 बोलोगे ना। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सेम है। तो ऐसा नहीं करना, फिर पाप लग जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो आपके पास में कितनी पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड लगाने की? यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड लगाने की। एक हो जाएगा 1 पेंटीन, एक हो जाएगा 2 पेंटीन। 3 पेंटीन सोचना भी मत, इधर से 3 नहीं, आप इधर से करोगे ना, फिर तो IUPAC याद रखना पड़ेगा इसके लिए। फिर इसमें कहाँ पॉसिबल है? इसमें आप डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हो? सोचना पड़ेगा, सोच लो। इसी को रेफरेंस मान के अगर आप
एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाते तो 1 2 3 4 देखना जरा CH3 पता चला नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हुए, सही क्या लगा सकते हैं क्या डबल बॉन्ड वहाँ पे, यहाँ से देख लो यहाँ पे मैंने CH2 करा, यहाँ पे CH3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं CH2 कर दूं। अब देखो बराबर हो गया, तो एक डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लगाओ हुआ, अब यहाँ पे लगाओ एक ही बात है। अब क्या मैं एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकती हूँ क्या, सोचो जरा, मैंने बोला लगा सकती हूँ, उसका मतलब ये नहीं लगाना ही है या लगा ही दोगे, ये ऐसा हो जाएगा। तो देखो जरा कहीं पे और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में कितने निकल के आए, एक यहाँ से और एक यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो देखो इसका तीसरा CH3 CH3 CH C डबल बॉन्ड CH2, देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी काउंट कर लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, किसकी पोजीशन, लेकिन नाम अलग होगा, अरे इसका नाम और इसका नाम देख ले सेम है क्या, नहीं है ना, तो अब ये क्या कहलाएंगे, 3 बन गए, अपन ने यहाँ से कितने बनाए थे, 2 तो यहाँ से बना लिए थे, आइसो से 3 बन गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई है, तो आपके टोटल ए साइक्लिक कितने बने, 5, समझा, अरे हाँ है ना, बोलो भाई अब तुम खुद बनाओ साइकिल वाले जैसे, अब साइक्लो एल्कीन बनाना है, साइक्लो एल्केन बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5, तो सबसे बड़ी वाली साइकिल बनाओ एक बार, कितने कार्बन की बनेगी, सबसे बड़ी वाली 5 कार्बन की बनेगी, ठीक है। अब हम करते हैं साइक्लिक वाले, तो 5 कार्बन की एक साइकिल साइक्लो पेंटेन हो गई, फिर छोटी करते जाओ, छोटी करेंगे, एक कार्बन इस तरह से रहेगा, फिर और छोटी कर दो 3 कार्बन की, तो अब कितने कार्बन बच गए, 2, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि 1-1 पोजीशन हो, एक कंडीशन क्या हो सकती है आपकी ये हो, अब और कोई पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है बेटे, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है, तो अब कितने आइसोमर्स हो गए टोटल, 5 और इसके भी 5, तो टोटल आइसोमर्स कितने हुए, 10। तो आपसे अगर वो सिर्फ ये पूछता है कि साइक्लिक कितने होंगे, 5 और ए साइक्लिक कितने होंगे, 5, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, पक्का। और फिर इनमें अगर रिश्ता पूछ ले कि इसका और इसका क्या रिश्ता है, तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स है, अरे पोजीशन चेंज हो गई ना, हाँ, तो ये इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि बनाना क्या है, फिर नहीं तो फिर बनाते बैठो पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा ना, फिर तो इतने सारे कार्बन से मतलब इतने सारे कंपाउंड्स हैं, कुछ भी बना दोगे लेकिन वो सही नहीं होंगे। क्लियर हुआ, चलो और करते हैं, देखते हैं, ये नोट कर लिया था, find total isomer of molecular formula C4H10O। अब उसने दिया find total isomers of C4H10O। अब सोचो क्या बनाऊं, अब यहाँ से काम थोड़ा आसान होगा, जब उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह से दिया, मतलब C4H10O मतलब ये किससे मैच कर रहा है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्कोहल एंड ईथर,
ठीक है। तो अब जब समझ में आ गया कि एल्कोहल बनाना है, तो आप एल्कोहल के लिए जो जरूरत है उसको निकाल दो। किसकी जरूरत है अपने को? OH की। ROH कर दिया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे? 4। यहाँ पे मेरे पास में एक मैंने ROH लिख दिया, तो बचे कितने? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम से, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? C4H9OH लिख सकती हूँ क्या? अरे एक H इधर कर दिया, तो अब मेरे पास में 4 तो कार्बन थे और हाइड्रोजन कितने थे? 10। तो उसमें से एक इधर लेके आ गया, तो C4H9OH आ गया। अब याद करो, C4H9OH से हमें कितने ब्यूटेन से बच्चे मिला करते थे? ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। क्यों ध्रुव? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन से कितने आइसोमर्स, मतलब वैलेंसी फ्री वाले। फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने कि एक हाइड्रोजन हटा दो और वैलेंसी फ्री कर दो। उन्हें याद रखना, तुरंत आंसर आएंगे। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अरे नॉर्मल ब्यूटेन, सेकेंडरी ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। याद आया? हाँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास में इसको पूरा बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ क्या करना है, अगर ये याद रह जाए कि ये कहाँ से आया होगा, ये C4H10 से आया। मतलब C4H10 मतलब कौन था? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन से मेरे पास में क्या क्या हुआ करता था? ब्यूटेन में एक मेरा बनता है नॉर्मल ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन, है ना? ये दो ही पॉसिबिलिटी है। नॉर्मल ब्यूटेन से हम क्या बनाएंगे? नॉर्मल ब्यूटेन से हम बनाएंगे नॉर्मल ब्यूटाइल, जब आप 1 डिग्री का हाइड्रोजन हटाओगे, और एक बनाओगे आप सेकेंडरी ब्यूटाइल जब आप 2 डिग्री का हाइड्रोजन हटाओगे, है ना? फिर आइसोब्यूटेन से आप क्या बनाओगे? एक आप आइसोब्यूटाइल बनाओगे और एक आप बनाओगे टर्शरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल मतलब कौन सा वाला 1 डिग्री का हटाना है? जब आइसोब्यूटेन से 1 डिग्री का हाइड्रोजन ब्रांच से दूर वाला हटाओगे, तब आपका आइसो एल्केन आता है। तो यहाँ पे मेरे पास में आइसोब्यूटाइल, फिर 3 डिग्री का हटा दोगे तो टर्शरी ब्यूटाइल। तो जहां जहां पे वैलेंसी फ्री थी वहां पे क्या कर लेने का? OH चिपका देने का, जैसे नॉर्मल ब्यूटाइल। तो नॉर्मल ब्यूटाइल कैसे बनाओगे? CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ से वैलेंसी फ्री करी थी, OH चिपका दो। फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहाँ से वैलेंसी फ्री करी थी, OH चिपका दो। फिर आइसो, तो आइसो के लिए पहले आइसो बना लो। CH2, यहाँ से वैलेंसी फ्री करी थी, जहाँ से वैलेंसी फ्री करी वहां पे OH लगा दो। तो ये सब आपका कौन सा पार्ट हो गया? एल्काइल पार्ट हो गया। R एक और बचा, कौन सा? टर्शरी। तो ये OH CH3 बस 4 बन गए। इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं बनेगा स्ट्रक्चर आइसोमर्स, है ना? अभी स्टीरियो में फिर एक बढ़ जाता है, लेकिन अभी स्टीरियो की कहानी आपको नहीं पता है। लेकिन अब सिर्फ क्या एल्कोहल ही बनाना था? क्या C4H10O से सिर्फ एल्कोहल ही बनता है क्या? नहीं, ईथर भी बनता है ना। तो अब जब एल्कोहल की कहानी खत्म हो गई हो तो आप सोचो कि ईथर, तो ईथर का आप फॉर्मूला कैसे लिखते हो? ROR लिखोगे ना? हाँ, ऐसे ही क्या देख रहे हो भैया अचंभित होके? अरे ईथर यही तो होता है। हाँ, फंक्शनल आइसोमर्स नहीं जानते हो क्या? मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं जानते हो क्या? ईथर सुना तो होगा ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। 11th क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आती है जानने पहचानने में, फिर जान पहचान बढ़ जाती है। तो अब क्या करो? सबसे स्मॉलेस्ट कार्बन से स्टार्ट करो। स्मॉलेस्ट कार्बन मतलब एक ही कार्बन से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? CH3O, कितने कार्बन बचे? 4 थे, उसमें से कितने कार्बन बचे? 3 बचे। तो क्या लिख दोगे? C3H7। अब ये C3H7 कहाँ से आया होगा? C3H7 कहाँ से आया होगा? प्रोपेन से। अरे C3H8 ना, कहाँ से आया होगा? प्रोपेन से। तो प्रोपेन से अपने को कितने बच्चे मिला करते थे? CH3 CH2, ये CH3, ये आपका प्रोपेन है। इससे आपने 1 डिग्री का हाइड्रोजन हटाया, तो CH3 CH2 वैलेंसी फ्री कर दी। फिर एक आपने सेकेंडरी का हटाओगे,
तो यहाँ से मुझे मिला करते थे नॉर्मल प्रोफाइल और सेकेंडरी प्रोफाइल। तो इसमें मुझे बस क्या करना है, जहाँ से वैलेंसी फ्री है वो लगाना। अभी तो आपको बना के पूरे बता दिए, ऐसे अपने को ऑब्जेक्टिव आते हैं तो बना के भी नहीं देखना आपको। तो फिर सिर्फ क्या सोचना है, अच्छा C3H7 है, दो आएंगे, कौन कौन से, नॉर्मल प्रोफाइल और सॉरी नॉर्मल प्रोफाइल और सेकेंडरी प्रोफाइल। इतना सोचने का और आगे बढ़ने का। अभी तो आपको डिटेल में बताया जा रहा है कि ताकि आपको ये ना लगे कि स्ट्रक्चर बना के आगे तो फिर क्या करें। तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, CH3O CH2 CH2 CH3, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा कौन बन जाएगा, CH3O, अब देखो जहां से वैलेंसी फ्री है CH, और यहाँ से कौन लटक रहे हैं, दो CH3। समझ पा रहे हो बात को। अब शुरुआत हमने कहां से करी थी, एक कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर एक कार्बन को ले जाके उधर पटक दो, तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन इधर हो जाएंगे, 2 कार्बन इधर हो जाएंगे। तो यहां से मेरे पास में C2H5O C2H5। अब एक कार्बन और उधर लेके जाओगे तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ना, नहीं तो यही करते रहना, इसको उधर से पटको, यहाँ से उसको पटको, और फिर नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ा दो बहुत सारे। ऐसा नहीं करना है ना अभी। तो ये मेरे पास में एक यहाँ से और ये 2 यहाँ से आए, तो टोटल कितने ईथर हो गए, 3 ईथर हो गए। टोटल एल्कोहल कितने हो गए थे, 4। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, 7 हो गए। स्ट्रक्चर आइसोमर्स है ना, तो बार बार स्ट्रक्चर आइसोमर्स पे ही बोल रही हूँ, क्योंकि स्टीरियो में फिर क्या है, कायरल सेंटर आता है, फिर वो यहाँ पे कायरल सेंटर आएगा तो उसका एक बढ़ जाता है। लेकिन अभी वो अपने को बात नहीं करनी, क्योंकि जानते ही नहीं अपन तो उसको कायरल सेंटर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स निकलते आया, पक्का आया, कर लोगे, ऐसे कुछ फॉर्मूले देते हैं तो पक्का ना। अब सपोज कि तुम्हें दे दिया 5 कार्बन के केस में, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसी में मैंने बताया एल्कोहल इथर ही बनाना है, लेकिन 5 कार्बन वाला है। तो 5 कार्बन अगर रखे मैंने तो मुझे हाइड्रोजन कितने लगाने पड़ेंगे, 12। तो C5H12O बनाओ अब खुद से। Find total isomers of C5H12O excluding stereoisomers। जैसा बताया गया वैसे ही सोचना है। पहले ये इस तरह से निकालना ROH, फिर ROR, वहां से कितने आए थे अपन ने 5 कार्बन के केस भी देखे थे। 5 कार्बन में कितने आइसोमर्स निकल के आए थे, उधर आए ना, तुमने निकाले थे। बात नहीं बहन, चारों कुछ गिर गया, आया क्या, पूरे पूरे बना के नहीं देखना है भाई, सिर्फ सोचना है ना क्या निकाल सकते हो। करो करो जैसे करना करो।
चलो अपन सोचते हैं ROH निकालो पहले सबसे, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, कार्बन C5H11OH। अब याद करो C5H12 के कितने आइसोमर्स एक रेडिकल फ्री करके, मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव करके बनवाए थे पहली क्लास में? 8। याद आ रहा? C5H11 से, मतलब C5H12 से अपना नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और नियो ब्यूटेन से एक एक हाइड्रोजन जब अपन हटा रहे थे तो अपने को कितने आइसोमर्स मिल रहे थे? 8। तो यहाँ से कितने एल्कोहल मिल जाएंगे? 8। बात खत्म हो गई। अब जहां जहां से वैलेंसी फ्री थी वहां पे चिपकाना होगा इसको। जैसे आपका नॉर्मल ब्यूटाइल है तो 1 डिग्री का हटाया, इस नॉर्मल ब्यूटेन से 1 डिग्री का नॉर्मल ब्यूटाइल आ गया था। फिर आपका सेकेंडरी, तो उसमें 2 सेकेंडरी हुआ करते थे, एक थर्ड पोजीशन पे एक सेकंड पोजीशन पे। याद आ रहा कि नहीं आया? हाँ। तो यहाँ से मेरे पास में कितना आ जाएगा? 8। तो एल्कोहल की कहानी यहीं पे खत्म हो गई। अब कहानी शुरू होगी ईथर की। तो ईथर में आपको सोचना है ROR। तो सबसे पहले क्या करो, 1 नंबर के कार्बन से स्टार्ट करो। एक तरफ एक कार्बन आया तो दूसरी साइड कितने कार्बन आ जाएंगे? C4H9। अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि C4H9 से एल्कोहल कितने बन रहे थे? 4। तो भैया जहां जहां से OH से चिपकाया था वहां पे आप क्या करोगे? O से चिपका दो। अरे हाँ या ना बोलो। तो 4 यहाँ से मिलेंगे। अब क्या बोला? उठाओ एक कार्बन को और उधर पटक दो। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा? CH3 CH2O C3H7। C3H7 के कितने आइसोमर्स बताया अभी? 2। अरे याद रखो झुंडुओं, नॉर्मल प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल। तो भैया मेरे यहाँ से 2 मिल जाएंगे। आया? अब क्या करूँ? अब अगर मैं एक कार्बन को और इधर लेके जाती हूँ तो C3H7O C2H5 एक ही हो जाएगा ना। तो यहाँ से मेरे पास में ये कितने बने? 6। 8 + 6 कितने होते हैं? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अरे आया समझ में? अब बना के देखने पड़े क्या? नहीं। तो बना के हमेशा नहीं देखना है अपने को, कि अपने को तो ऑब्जेक्टिव आएंगे ना। अब तुम भूल तो नहीं गए कौन सी तैयारी कर रहे हो? पढ़ कह रहे हो नहीं, इतने 8 महीने में ये भूल गए हम तैयारी किसकी कर रहे हैं। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का पैटर्न क्या ये मुझे पता है। अरे ऑब्जेक्टिव पैटर्न है ना, तो आपको तो क्या देखने का? ऑप्शन देखने का। अब वो या तो सिर्फ उसका मन करेगा तो सिर्फ बोलेगा ओनली अल्कोहल बताओ, अगर उसका मन करेगा तो ओनली ईथर पूछ लेगा, अगर उसका मन करेगा कि दोनों का साथ में बताओ। तो अब जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे ही हम क्या करेंगे? उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आया समझ में? पक्का कर लोगे? ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे कि ये मैंने अल्कोहल के लिए बना के दिए, है ना। अब एक मॉलिक्यूलर फार्मूला उसने दे दिया जिसमें आपको एसिड भी बन रहा है और एस्टर भी बन रहा है। हाँ, हो सकता है ना ये भी कि एसिड भी बनाना हो और एस्टर भी बनाना हो, लेकिन उसमें फिर एस्टर अगर आप बनाते हो तो एस्टर की शुरुआत आपको देखनी पड़ेगी कहाँ से होती है। थोड़ा सा अब आपको IUPAC पे एक बार जाके क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। पता चल रहा है कि मैंने बोल दिया एस्टर बनेगा तो सोच में पड़ गया एस्टर कैसा दिखता है, एस्टर कैसा स्टार्ट करूं बनाना है। ठीक है, लिखना लगेगा। अब चलो तुम 2-4 क्वेश्चन यहीं पे करो ताकि मेरे को लगे कि तुम्हें आया कि नहीं आया समझ में। एक लिखो, if the total primary secondary and tertiary alcohol of formula, if the total primary secondary and tertiary alcohol of formula C5H12O, if the total primary secondary and tertiary alcohol of formula C5H12O are X, Y and Z,
respectively. Then find out the value of 2x plus y minus thrice z. अब आपको इसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन क्या चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या निकालना पड़ेगा। प्राइमरी अल्कोहल बोल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेगा, तरीका वही होगा करने का, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल के लिए जो बेसिक थिंग होगी मतलब क्या है, RCH2OH होना चाहिए। क्या होना चाहिए? R नहीं तो यहाँ पे जैसे कि कोई कार्बन से जुड़ा हुआ, अभी मैं सिर्फ बैलेंस ही फ्री कर देती हूँ। अगर CH2OH है, प्राइमरी अल्कोहल का क्या मतलब है, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो मेरे लिए प्राइमरी अल्कोहल के लिए ये पार्ट आना चाहिए। अब जैसे आपने सोचा कि प्राइमरी अल्कोहल, तो आप यहाँ पे CH2OH तो लिख दिया था, क्या मेरे पास में C5H12O, तो उसमें से एक कार्बन यहाँ पे आ गया, तो बचे अब इधर कार्बन C4, H कितने बचे, 9 बचे। तो जैसे ही आपको ये समझ में आता है कि CH2OH निकालना है, C4H9 निकालोगे, 4 प्राइमरी आ गए, X की वैल्यू आ गई। अरे हाँ है ना, बोलो, समझा ना। अब सेकेंडरी सोचो कि सेकेंडरी के लिए क्या चाहिए। सेकेंडरी के लिए मुझे कंडीशन ये चाहिए, 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए, है ना। टर्शरी के लिए क्या चाहिए, 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसमें ये जो फॉर्मूला दिया है 2x plus y minus 3z में वैल्यू पुट करोगे और आंसर लेके आओगे। ट्राई करो, समझ में आना कैसे सॉल्व करना है। और हाँ, थोड़ा मुझे समझा है। मैंने जैसे कि 2 वैलेंसी फ्री करी है, तो आप पहले ऐसे स्टार्ट करना। इधर देखो सभी लोग, 2 वैलेंसी फ्री करी थी। आपको यहाँ पे ये चीज होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी के लिए क्या क्या जरूरत है, पहले वो आप निकालो। तो जो रिक्वायर्ड है, ये प्राइमरी के लिए रिक्वायर्ड है, ये आपका सेकेंडरी के लिए रिक्वायर्ड है, और टर्शरी के लिए आपके पास में ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो प्राइमरी के लिए ये है, तो मेरे पास में RCH2OH, मतलब मैं इसको लिख देती हूँ C4H9CH2OH। फटाक से मेरे पास में X की वैल्यू 4 आ गई। फिर इसको सोचूंगी, तो आप छोटे एक कार्बन से स्टार्ट किया, इधर OH आया, अब इधर कितने कार्बन बचेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं मेरे पास में, 5 है। तो C3H7 आया, तो C3H7 से कितने आते हैं, 2। और जब ये कहानी 2 आसपास रहेंगे, तो आप फिर सोचोगे कि एक कार्बन को उधर पटकेंगे। तो जब आप एक कार्बन को उठा के इधर लेके जाओगे, CH3CH2, यहाँ पे वैलेंसी देख लेना है ना, OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C2H5। पॉसिबल है। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, हाइड्रोजन है आपके, और ये, तो यहाँ से मेरे पास में एक ही आ गया। तो सेकेंडरी कितने बन गए, 3। तो X की वैल्यू ये आई, ये क्या आ गई आपकी टोटल 3, जो कि Y आ गया। अब आप Z में देखो, Z क्या निकालोगे, 3 वैलेंसी फ्री है, तो आप क्या करोगे, 2 साइड तो सबसे छोटा CH3 ऐसे करना पड़ेगा। अब कितने कार्बन बचे, 3 कार्बन तो इन्वॉल्व हो गए, बचे कितने, 2। तो आप क्या लिख सकते हो, आप C2H5। अब आप कहीं भी अल्टा पल्टी करो, कुछ नया नहीं बनने वाला है। बनने वाला है क्या, नहीं। तो अब मेरे पास में Z की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बस अब इस फार्मूला में वैल्यू रखो, आंसर लेके आओ।
आया समझ में? कितना है? 8। क्लियर हुआ? पक्का समझ में आ गया? पक्का? कैसे सॉल्व करना है ये जरूरी है, नहीं आए तो 10 बार पूछना है ना, क्योंकि मैं एक बार अभी क्लास में नहीं समझ में आया, दूसरी बार नहीं पूछा, तीसरी बार नहीं पूछा तो फिर वो ऐसा लगता है यार ये बहुत टफ है। टफ नहीं है, बेसिक चीजें आ गई। जैसे कि सोचो कि आपने यहीं से C4H9 के जैसे याद रख लिया कि 4 आते हैं, काम आसान हो गया। C3H7 के 2 आते हैं, काम आसान हो गया। किस तरह से अल्टा पल्टी करनी है, काम आसान हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोले C5H13N के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, अब N आ गया है, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, है ना। तो अगर मैंने बोल दिया कि प्राइमरी एमिन कितने पॉसिबल है बताओ, या तो आपको खुद को एज्यूम मतलब सोचना पड़ेगा फॉर्मूले में देख के। अब मैं खुद बोल रही हूँ कि हाउ मेनी प्राइमरी एमिन आर पॉसिबल फ्रॉम दिस कंपाउंड, क्वेश्चन ये है मेरा। तो आप क्या सोचोगे, प्राइमरी एमिन कैसा दिखाई देता है। अब अगर वो नहीं आया तो फिर कर लो कितना में, ठीक है ना। प्राइमरी एमिन कैसा दिखता है, वो नहीं समझ में आया कि वो लिखते नहीं आया तो फिर अपन नहीं आंसर लेके आ पाएंगे। तो प्राइमरी एमिन बेटा अपना RNH2 हुआ करता है ना। RNH2 क्या हुआ करता है, प्राइमरी एमिन। अब जैसे ही तुमने RNH2 लिखा, R की जगह क्या लिख दोगे, C5H11। तो C5H11 के कितने आइसोमर्स आते हैं, थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला कि यहाँ पे लिखा ही हुआ, बस। तो आपको अभी पता चल गया कि C5H11 जैसे ही आया, H11NH2 आपने लिखा, तो आपको बिना दिमाग लगाए यहाँ पे लिखना है एक प्राइमरी एमिन आर पॉसिबल, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आई बात समझ में? जो बेसिक चीजें हैं अगर वो आ जाएगी तो काम आसान हो जाएगा। अभी तक ऐसा कोई है जिसको ये नहीं समझ में आया कि C5H11 के 8 कहाँ से निकल के आ रहे थे। अब वो तो अतरंगी है ना, उन्हें क्लास अटेंड नहीं करनी होती है। और फिर उसके बाद में ये आइसोएल्काइल और ये कहाँ से निकले थे, मैं नॉर्मल एल्केन, उसका भी एक वीडियो पड़ा हुआ है ना, जाके देखो कि यूट्यूब पे तो समझ में आ जाएगा। आइसोमेरिज्म करके बहुत पहले का एक वीडियो पड़ा हुआ है फोटोन पर। तो नहीं, अगर ऐसा लगता है कि एक बार देखना है, वैसे क्लास में तो बता दिया था, फिर भी अगर जैसे भाई साहब नहीं आए थे क्लास में, चीफ गेस्ट, तो वहाँ से देख लें एक बार, है ना, समझ में आया। ठीक है, तो और भी है ना फंक्शनलाइज में वो चलेगा। अभी तो ये नॉर्मल बेसिक चीजें, फिर वो थोड़े से अतरंग की क्वेश्चन पूछते हैं जे एडवांस टाइप के, तो नीट वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बता दिया करूँगी कि वो जैसे कि ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप नीट वालों को नहीं आता है ना, लेकिन फिर भी आपको अलग अलग करके पूछा जा सकता था ना कि प्राइमरी एल्कोहल कितने हो गए, सेकेंडरी एल्कोहल कितने हो गए, टर्शियरी एल्कोहल कितने हो गए। क्वेश्चन पूछने के तरीके चेंज होते हैं, क्वेश्चन तो आंसर तो सेम ही रहेगा ना। अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया होता है कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी, तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि इस तरह की कहानी होनी चाहिए। ऐसे वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमिन भी बोल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी एमिन के लिए क्या जरूरी है, जैसे कि ये बताया मैंने RNH2। तो सेकेंडरी एमिन के लिए क्या जरूरी है, RNHR, ठीक है ना। अगर RNHR हो गया तो क्या हो गया आपका सेकेंडरी एमिन, और अगर टर्शियरी बोला तो R3N टर्शियरी। तो इसी का आपको होमवर्क है कि इसके कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी एंड कितने टर्शियरी एमिन पॉसिबल है। ठीक है, C5H13N से आपको कितने प्राइमरी तो पता चल ही गए हैं। अब आपको काम किस पे करना पड़ेगा, सेकेंडरी और टर्शियरी निकालना पड़ेगा, और थोड़ा सा बताना पड़ेगा कितने पॉसिबल है। हो जाएगा काम। हाँ, ये क्वेश्चन बुक्स में है, हाँ नोट्स में तो मिलेंगे। मेरे को लगा बुक्स में ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स